नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंसली गुलाटी गुम्बन। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 13 हार्डकोर नक्सलियों ने डाले हथियार। सरेंडर करने वालों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इनामी नक्सली भी शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया। नेताओं का प्रचार अभियान भी शुरू। शाम को बीजेपी ने बुलाई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए आकाशवाणी के विशेष रेडियो चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ। 103.5 मेगाहर्ट्ज पर मिलेगी महाकुंभ से जुड़ी हर जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसार भारती की कोशिशों को सराहा। घने कोहरे के साए में लिपटा दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत। राजधानी में जीरो विजिबिलिटी के कारण 26 ट्रेनें लेट। हवाई यातायात पर भी बुरा असर। और हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप को आज सुनाई जाएगी सजा। 20 जनवरी को अमेरिका में नए राष्ट्रपति पद की शपथ से पहले मुश्किल में फंसे ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधे छत्तीसगढ़ से, जहां बीजापुर जिले में 13 हार्डकोर माओवादियों ने पुलिस के सामने कर दिया है सरेंडर। और सरेंडर करने वालों में 13 लाख के इनामी नक्सली भी शामिल हैं। जिन नक्सलियों ने हथियार डाले हैं उसमें सीसीएम उदय और कटकम सुदर्शन गनमैन भी शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गोंदिया डिवीजन में सक्रिय रहे। हथियार छोड़ने वालों को शासन की ओर से पुनर्वास नीति के तहत सुविधाएं दी जाएंगी। फिलहाल सभी को नगद राशि 25,000 दी गई है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एसीएम एओबी कटाम शामिल हैं। शासन की ओर से इस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। मुना ककेम सुखराम हेमला के अलावा 1 लाख का इनामी नक्सली देवे मड़कम उर्फ चांदनी, 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली चंदू अवलम भी हथियार डाल चुके हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां 13 नक्सलियों ने किया है आत्मसमर्पण। एक दंपत्ति भी शामिल है। इन नक्सलियों पर 13 लाख रुपए का इनाम था और अब पुनर्वास नीति के तहत इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम सरकार करेगी। बड़ी खबर, 13 लाख के इनामी नक्सलियों ने हथियार डाले हैं और छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने और नक्सलवाद को हाशिए पर धकेलने के लिए प्रयासरत है छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार। और उसी का असर नजर आ रहा है, जिस तरह से 13 नक्सलियों ने आज अपने हथियार डाले हैं। और ये हथियार डालना इस बात की तस्दीक करता है कि जो नीतियां केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, कि कैसे वहां से नक्सलवाद की जड़ को उखाड़ फेंका जाए, उस लिहाज से बड़ा कदम, बड़ी सफलता। सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर के संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र में नवीन कैंपों की जैसे जैसे स्थापना हो रही है और नियत निर्णय के तहत विकास की योजना जैसे ही इन क्षेत्रों में पहुंचती जा रही है, तो इनसे प्रभावित होकर माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने पर इन्हें उत्साहवर्धन हेतु छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपये नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। तो साफ तौर पर बड़ी सफलता हाथ लगी है छत्तीसगढ़ की। अगर हम बात करते हैं, जहां पर 13 नक्सलियों ने पुलिस अधिकारियों के सामने सरेंडर किया। और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि आतंक का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में शामिल होने के लिए इन 13 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें एक दंपत्ति भी शामिल है। इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ सोमेश पटेल जुड़ गए हैं। सोमेश, बड़ी सफलता हम मान सकते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली है, जहां 13 नक्सलियों ने अपने हथियार डाले हैं और जो कसम खाई गई है छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करवाने के लिए, उसी कड़ी में एक बड़ी सफलता हासिल होते हुए। जी आचल, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है।
बीजापुर जिले में 13 जो नक्सली थे आत्मसमर्पण किया है बीजापुर पुलिस के समक्ष। और जो छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्वास नीति चला रही है, पुनर्वास नीति योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ सरकार की नीति है, इस योजना के तहत जो आत्मसमर्पण नक्सली है सरेंडर करने पर उनको शासन की योजना का लाभ मिलता है। छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रुपए जो आत्मसमर्पण नक्सली है इनको दिया गया है। और जिस तरह से ये जो 13 जो नक्सली हैं जो गिरफ्तार हुए हैं बीजापुर पुलिस के सामने इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है, इसमें जो खूंखार नक्सली थे जिनके ऊपर 3 लाख और 2 लाख रुपए का इनाम था, आज पुलिस के सामने इन्होंने समर्पण किया है। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ का इलाका जो बस्तर है शुरू से ही घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। इस इलाके में लगातार सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलियों के गढ़ में घुसकर लगातार नक्सलियों का इनकाउंटर भी कर रहे हैं, जिससे लगातार नक्सली दहशत में भी हैं। दूसरी तरफ मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो पिछले 1 सालों में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 200 से ज्यादा नक्सलियों का इनकाउंटर किया है, 800 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और 1500 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण भी किए हैं। तो लगातार जो बस्तर इलाके में सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर लगातार नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उनका इनकाउंटर भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं बताऊं जो छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्वास नीति चला रही है, इस नीति में जो रक्षा विशेषज्ञ है उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो पड़ोसी राज्य हैं चाहे मेघालय हो जो केरल हो, इस इलाके में जिस तरह से जो माओवादी है उनको खत्म करने का जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, उन इलाकों उन राज्यों में भी सरकार की पुनर्वास नीति के तहत योजना का लाभ भी मिल रहा है और जिससे जो नक्सली है आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो उसी का उदाहरण भी आज जिस तरह से देखने को मिला कि लगातार जो छत्तीसगढ़ सरकार नक्सली जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है उस इलाकों में घुसकर सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलियों को इनकाउंटर भी करते हैं और लगातार नक्सलियों से जवान लोहा भी ले रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से खत्म किया जाएगा। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात और की थी कि जो नक्सली है आत्मसमर्पण करें या गोली खाने को तैयार रहे। तो कहने के जिस तरह से आत्मसमर्पण कर रहे हैं नक्सली, सरकार की योजना का भी उनको लाभ मिल रहा है। जी सुमेश, जहां तक नक्सलवाद को खत्म करने की बात है उसकी कड़ी में ये बहुत अहम कदम माना जा रहा है, लेकिन क्योंकि अब 13 नक्सलियों ने सरेंडर किया है तो उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो पुनर्वास योजना चलाई जा रही है उसके तहत जो तमाम लाभ हैं वो उन तक कैसे पहुंचाए जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये भी उदाहरण स्वरूप रहेगा उन लोगों के लिए जो नक्सलवाद से जूझ रहे हैं कि वो इसे छोड़कर आत्मसमर्पण करें। ये जरूर आपको बताना चाहूंगा, केंद्र और राज्य सरकार लगातार जो बस्तर का इलाका है, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, इन इलाकों में लगातार नक्सलियों को खदेड़ने के लिए सरकार पुनर्वास नीति भी चला रही है। पुनर्वास नीति का मतलब है तो सरकार की योजनाओं का लाभ, ये जो इस इलाके में जिस तरह से नक्सलियों का खौफ था, लगातार उस इलाके से नक्सलियों को खदेड़ने का भी प्रयास सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। और जिस तरह से सरकार की जो पुनर्वास नीति है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार जो नक्सलियों का जो कोर इलाका है, जो नक्सल प्रभावित इलाका है जहां पे नक्सलियों की दहशत देखने को मिलती थी, उस इलाके में घुसकर सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलियों का सफाया भी कर रहे हैं। सरकार की जो पुनर्वास नीति है, इस योजना के तहत सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना पुनर्वास नीति, इसके तहत योजना का आप लाभ ले, शासन की योजना का लाभ ले। उसी तरह से जो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली हैं उनको छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत योजना का लाभ भी मिल रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है, सरकार ने जो नक्सली थे पहले जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है उन्हें पीएम आवास योजना के तहत अब मकान देने की भी घोषणा की है। माने लगातार जिस तरह से जो नक्सल इलाके में लगातार सरकार की योजना पुनर्वास नीति के तहत जो उन्हें लाभ मिल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से ही जुड़ी हुई है, जहां में मुंगेली के सरगांव में कल एक स्मेल्टिंग प्लांट का साइलो ढांचा ढह जाने से एक मजदूर की मौत हुई है। इस हादसे में कई अन्य मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। हादसे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताया और उच्च अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य हेतु आवश्यक निर्देश भी जारी किए। वहीं घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। चिमनी का मलबा हटाने के लिए कई हैवी क्रेन्स को मंगवाया गया। मुंगेली के कलेक्टर राहुल देव ने देर रात घटना के बारे में जानकारी दी। बताया भी जा रहा है कि सामान के स्टोरेज के लिए लोहे से बना एक विशाल ढांचा ढह गया, जिसमें मौके पर मौजूद मजदूर इसके नीचे फंस गए।
बात दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। चुनाव आयोग आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा, जिसके बाद उम्मीदवार आज से 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर पाएंगे। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी को की जाएगी। उम्मीदवारों के पास 20 जनवरी तक उम्मीदवारी वापस लेने का विकल्प मौजूद रहेगा। जिन सीटों पर राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, वहां आज से प्रचार अभियान में तेजी आएगी और इस बार दिल्ली में आप, भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। दिल्ली में 5 फरवरी को एक ही चरण में चुनाव होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज बुलाई है। उससे पहले अमित शाह की मौजूदगी में कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम को करीब 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में होनी है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य सीईसी सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में बीजेपी बाकी 41 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देगी। इसके बाद सूची जारी की जाएगी। इससे पहले भाजपा ने बहुकोणीय स्थिति तैयार करते हुए 29 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। इसके अलावा बैठक में दिल्ली चुनावों के मद्देनजर कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। अधिसूचना के साथ ही आज दिल्ली चुनाव को लेकर प्रचार का दौर भी शुरू हो गया। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने मंदिर मार्ग क्षेत्र में घर घर जाकर प्रचार किया, मतदाताओं से मुलाकात की है। आज दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर जमकर हमला बोला। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली और पूर्वांचलियों को नीचा दिखाने का आरोप लगाया। जितना बर्बाद आपने करना था वो आप कर चुके। दिल्ली का विकास रोककर जितना खजाना आपने दिल्ली का लूटना था आप लूट चुके। लेकिन कम से कम दिल्ली का सुहाग मत बिगाड़िए। दिल्ली पूरे देश का कल्चर है। ये दिल्ली सबकी है। लेकिन जिस तरह से कल आपने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहकर पूरे पूर्वांचल समाज का जो नाम खराब किया है, बदनाम किया है, वो बेहद निंदनीय है। और ये कोई पहली बार नहीं किया आपने केजरीवाल जी। ये आपके मन का काला सच है जो बार बार आपकी जुबान पर आता है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के लोभ से लिप्त हैं और महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए कई वोट लुभावन वादे कर रहे हैं। नवंबर 2024 का वो दिन, तब से लेकर आज तक आपकी राजनीतिक छटपटाहट दिखती है। कैसे आप तड़पलक हैं। एक महिला को काम चलाऊ मुख्यमंत्री कहना ये दिखाता है कि आप कितने बड़े महिला विरोधी हैं। घर में बुला के राज्यसभा सांसद को बिठवाना एक महिला को, वो दिखाता है कि आप कितने बड़े महिला विरोधी हैं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार। तो धीरज, क्या मान लिया जाए कि आज दूसरी लिस्ट भी दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी जारी कर सकती है? धीरज। बिल्कुल, जो दूसरी जो लिस्ट है जो जिसमें कि 41 उम्मीदवारों की जो सूची है, उन 41 उम्मीदवारों की सूची के लिए आज जो सीईसी की जो बैठक होगी और सीईसी की बैठक में इस पे आत्ममंथन होगा। या आप कह सकते हैं कि अभी से जो अमित शाह के नेतृत्व में, जिसमें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोर जो कमेटी की जो ग्रुप है उसकी बैठक जारी है। और उस कोर कमेटी की बैठक में एक तरीके से जो कहा जा रहा है कि जो एक एक जो सीट बची हुई है, एक एक सीट पे मंथन होगा और कौन सा उम्मीदवार पार्टी को जीत दिलाएगा, इस पे चर्चा हो रही है। और आगे की रणनीति, देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आगे की रणनीति भी है, क्योंकि 2-3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अभी तक जो हमने प्रेस वार्ता की है या जो हमने चुनावी मुद्दे उठाए हैं, तो उन चुनावी मुद्दों की भी समीक्षा होगी कि आखिर इन चुनावी मुद्दों से पार्टी को कितना फायदा हुआ है। इसके अलावा
जब शीर्ष नेतृत्व जबकि बैठेंगे तो आगे की जो 25 दिन की जो रणनीति है, उन 25 दिनों की रणनीति पर भी चर्चा होगी, जिसमें ये मुद्दा महत्वपूर्ण होगा कि पार्टी किन किन मुद्दों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी, ताकि विपक्ष जो सत्ताधारी जो दल है, सत्ताधारी दलों को घेरने में उन्हें मजबूती मिले। तो उन मुद्दों पे भी चर्चा होगी। और जो अभी सबसे महत्वपूर्ण अभी ये है कि आज नोटिफिकेशन आज से जारी है, आज 10 जनवरी है, और ये नोटिफिकेशन, ये जो नामांकन की ये जो प्रक्रिया होगी ये 17 जनवरी तक चलेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण ये दिन है कि आज से जबकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू है, तो पहले जो लिस्ट जो 41 लोगों के जो नाम है, उम्मीदवारों के जो नाम है, वो नाम आने बाकी है। अगर 41 लोगों के नाम आ जाते हैं तो एक तरीके से चुनाव प्रचार को धार भी मिलेगा, और एक तरीके से जो पोस्टर वॉर चल रहा है, हम लगातार दिल्ली की सड़कों पर देख रहे हैं। ऐसे में प्रवेश वर्मा की जो एंट्री हुई है, क्या वो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकती है? देखिए, जो आम आदमी पार्टी के जो अगर 5 से 6 दिनों के जो चुनाव प्रचार अभियान को अगर आप देखेंगे, या उनके एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, उनको अगर आप दिल्ली सेंट्रिक होते देखेंगे तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। आज कल भी जैसे उन्होंने जो नई दिल्ली विधानसभा सीट के 13,000 वोटर्स का मामला उठाया और साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली विधानसभा सीट में 13,000 वोटर को बढ़ा रही है, ये बिहार और यूपी के फर्जी वोटर हैं। और एक तरीके से उन्होंने उन वोटरों को फर्जी कह के एक तरीके से खुद वो चुनावी दंगल में घिर गए हैं। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक केवल 6-7 दिनों में केवल दिल्ली का आंकड़ा बता रहे हैं, दिल्ली की जनता को, दिल्ली के फर्जी वोटर की बात कर रहे हैं, दिल्ली में चुनाव आयोग की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उनसे उम्मीद कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली का चुनाव जो है वो दिल्ली विधानसभा सेंट्रिक हो गया है। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि प्रवेश वर्मा एक तरीके से मजबूती से उस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज बड़ी शानदार तरीके से आम आदमी पार्टी पर को जवाब दिया और साफ तौर पे कहा है कि आप दिल्ली सेंट्रिक क्यों, आप केवल 13,000 फर्जी वोटर्स की बात क्यों कर रहे हैं, आप क्यों जो पूर्वांचल के लोगों को फर्जी बता रहे हैं। बुरारी में 48,000 वोट बढ़े हैं, बाबा जो ये जो रिठाला का क्षेत्र है उसमें 30,000 वोट बढ़े हैं, गोकुलपुरी में 27,000 वोट बढ़े हैं। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी पर यह हमला बोला है कि ये जो वोटों की संख्या इतनी ज्यादा संख्या में बढ़ रही है, इसका कारण क्या है, क्यों बीते 15 दिनों में इस तरीके के आवेदन आए हैं और आम आदमी पार्टी केवल नई दिल्ली की बात कर रही है। तो जरूर जो प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा कि कल भी उन्होंने पलटवार करते हुए जो जाट का जो मसला था, जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया था, जाट वाले मसले पर भी उन्होंने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को घेरा है। जी, और अगर प्रमुख मुद्दों की बात करें जो दिल्ली के विधानसभा चुनावों पर यकीनन असर डालेंगे, जिसमें आबकारी घोटाला है, शीश महल की हम बात कर रहे हैं, कैग रिपोर्ट है, महिलाओं का अपमान है, मुफ्त बिजली पानी, घुसपैठिए का मुद्दा है। लेकिन ऐसे में आप पार्टी अपने आप में भी जूझ रही है, क्योंकि पार्टी कहीं ना कहीं दो फाड़ है कई अलग अलग वजहों से। जहां पर जिनके विधायकों के टिकट काटे गए वो नाराज हैं, कई प्रमुख चेहरे पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में अपनी सियासी जमीन को बचाने के लिए क्या पैंतरा अपना रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, बिल्कुल सही कहा। जो जिन विधायकों की टिकट कटी है उनकी नाराजगी तो खैर स्वाभाविक है कि क्योंकि इतने सालों तक इन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की और पार्टी का जब उसको टिकट लेने का वक्त आया तो पार्टी ने उनको एक तरह से कह सकते हैं कि किनारा कर दिया, तो उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो बात है अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी वाली बात। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शीश महल के मुद्दे को उठाया और जिस तरीके से उनको समझाया कि कैसे
कैग ने शीश महल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी से 139 सवाल पूछे हैं और उन 139 सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी ने केवल बरगलाने का प्रयास किया है और मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया है। जिस तरीके से उन्होंने जो नगर निगम की अनदेखी का हवाला दिया, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि जो पीडब्ल्यूडी है वो केजरीवाल की निजी संस्था के रूप में काम कर रही थी, जबकि पीडब्ल्यूडी है दिल्ली की सरकारी संस्था है और वो निजी संस्था के रूप में काम कर रही थी। कैसे जो शीश महल का बजट 8 करोड़ से बढ़ के 33 करोड़ पे पहुंच गया और बाद में इस बात का भी अनुमान लगाया गया कि इसका बजट 75 से 80 करोड़ रुपये हो सकता है। तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिस सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की सत्ता पर आने के लिए उन्होंने दिल्ली की जनता को एक ईमानदारी दूर रहने की वजह से दोबारा सत्ता में वापसी के लिए जी तोड़ कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या दिल्ली चलो या दिल्ली दूर है, इसका फैसला सिर्फ दिल्ली की जनता जनार्दन को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धीरज इन तमाम चुनावी अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला टीटी न्यूज़ पर रहेगा जारी। आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, सबसे किफायती लाल का निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं दिल्ली के मौसम की। दिल्ली NCR समेत पूरा उत्तर भारत आज घने कोहरे की चपेट में दिखा। सड़कें, पेड़ पौधे सब कुछ कोहरे में गायब से हो गए। हालत ये हो गई कि सामने से आती हुई गाड़ियां भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि अब थोड़ा आसमान साफ है, लेकिन कोहरे की परत अब भी है। दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में बारिश भी हो सकती है। वहीं यूपी में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द मौसम और कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं प्रदेश के अधिकांश जिले कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से यूपी के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। कोहरे के कारण पिछले सप्ताह से रेल और हवाई सेवाएं भी प्रभावित। उत्तर रेलवे की कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। जनवरी साल का पहला महीना और ठंड, साथ ही साथ कोहरे का डबल अटैक लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। पूरा उत्तर भारत शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है। विमान से लेकर सड़क और रेलवे ट्रैक पर कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। आज भी कोहरे की वजह से रेल और विमान सेवाएं बाधित हुई। पालम, अमृतसर, आगरा, पटियाला, चंडीगढ़, अंबाला, ग्वालियर, इन सभी विमानतलों पर विजिबिलिटी 0 है, जिसके चलते बहुत सी फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। वहीं उत्तर रेलवे की सेवाएं भी कोहरे की वजह से प्रभावित हुई। लगभग 26 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे रेलवे स्टेशन पर भीषण सर्दी में ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे की तरफ से यात्रियों को दिशा निर्देश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि यात्रा से पहले यात्री अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें। वहीं पूरे उत्तर भारत में क्योंकि शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश के साथ बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अभी अगले 2 दिनों तक पहाड़ी राज्यों के बारिश के साथ बर्फ गिरने की आशंका है और इसकी वजह से सर्दी के कम होने की उम्मीद नहीं है। यही नहीं, आज से 12 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालय राज्यों और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना को जताया गया है। इसके प्रभाव से बर्फबारी और बारिश होने के आसार हैं। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पराक्रम जुड़ गए हैं। पराक्रम, क्या मान लिया जाए कि दिल्ली में ठंड आ गई, जिसकी शिकायत लोग कर रहे थे कि ठंड नहीं है, और फिर दिल्ली एक बार गैप 3 के शिकंजे में है? इस गैप से कब तक हमें गैप मिल पाएगा? देखिए अचल, दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत जो है वो शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जिन दिल्ली वासियों को जो कि गर्मी से परेशान रहते थे, उन्हें अब सर्दी का सितम सता रहा है और ऐसे में कोहरे की मार तो है ही,
लेकिन ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 3 ग्रैब 3 जो है वो दिल्ली एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और इसके तहत कई सारी पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। जो महत्वपूर्ण है आंचल इसमें यह है कि सीक्यूएम दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को एक बार फिर ग्रैब 3 लागू किया है। इसके तहत निर्माण कार्य और जो विध्वंस कार्य है उन पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ साथ BS3 पेट्रोल और BS4 जो डीजल गाड़ियां हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में जो अंतरराज्यीय बसों की जो सेवाएं हैं उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि इलेक्ट्रिक बसें, CNG बसों को इसमें छूट दी गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाली जो गाड़ियां हैं उन्हें चलाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ साथ आंचल जो कक्षा 5वीं तक के स्कूल्स हैं उन्हें हाइब्रिड मोड पर चलाने की सलाह दी गई है और ये जो स्थिति है कमोबेश आने वाले समय में ऐसी ही रहेगी। बड़ा सवाल यह है आंचल कि हर बार हम इस स्थिति का जिक्र करते हैं लेकिन जो जिम्मेदार हैं उन्हें तत्काल व्यवस्था और स्थिति को मॉनिटर करते हुए कोई प्लान पहले से तैयार रखना चाहिए। जब इस तरह की स्थिति होती है और उसके बाद ये पाबंदियां लागू की जाती है जिसका सीधा सीधा खामियाजा दिल्ली की आम जनता भुगतती है। अभी तक तो हम कोहरे से परेशान थे, इसके पहले दिवाली के आसपास हमने देखा कि प्रदूषण का स्तर बेहद खराब था और अब एक बार फिर से प्रदूषण की चपेट में दिल्ली की जनता है। जहरीली जो धुंध है उसकी वजह से लोग परेशान हैं आंचल। पराक्रम, ये कोई नया नहीं है। ग्रैब 1 से ग्रैब 4 तक हम आए और सबसे बड़ी बात है कि ये व्यवस्था की पोल खोलने जैसा है, लेकिन ऐसे में आम जनता खामियाजा भुगत रही है। लेकिन अब दिल्ली सरकार का क्या कहना है कि वो क्या कदम उठा रही है ताकि लोगों को इस दम घोंटू हवा से निजात मिल सके? देखिए आंचल, दिल्ली सरकार का आप बात कर रही है, निश्चित रूप से जो सवाल है वो जिम्मेदारों से ही पूछा जाना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई आम आदमी पार्टी इस वक्त दिल्ली विधानसभा की सियासत में लगी हुई है। उनका जो सारा ध्यान है आंचल वो दिल्ली की सड़कों पर विज्ञापनों पर लगाने को पर ज्यादा है, जिससे कि वो एक बार फिर से जनता को लुभा सके, जनता के वोटों को पा सके। लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनका अभी तक इस स्थिति को लेकर, क्योंकि देखिए ये जो ग्रैब 3 की लागू की गई है सख्त पाबंदियां, ये हालात के आधार पर लागू की गई है, लेकिन इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो अपनी सियासत में उलझे हुए हैं। तो फिर जनता की सुध की क्या ही बात की जाए। दूरदर्शन दिल्ली की सड़कों पर उतरकर जो स्थिति है वो ग्राउंड जीरो से बता रहा है आंचल। 5 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर का आज का अनुमान है। शीत लहर लगातार यहां पर जारी है, लेकिन ऐसे में दिल्ली वासियों की, दिल्ली की जनता की, दिल्ली की प्रदूषण की और दिल्ली की सांस घोंटू हवा से निजात दिलाने की जिनका काम है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो उपस्थित नहीं है। चलिए, बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जागेगी और ख़ास तौर पर जो दिल्ली सरकार है वो इस पर कोई ना कोई एक्शन ऐसा लेगी ताकि आम जनजीवन पर जो असर पड़ रहा है उससे प्रभावित ना होकर वापस पटरी पर जीवन लौटता हुआ नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया पराक्रम इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की, जिन्होंने चेन्नई में वंदे भारत रेल, अमृत भारत ट्रेन के डब्बों और वेस्टरडोम डाइनिंग कार का निरीक्षण करने के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का दौरा किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि अमृत भारत ट्रेन का विकास सबका साथ सबका विकास और अंत्योदय की भावना से प्रेरित है। रेल मंत्री ने कहा कि ट्रेनों में होने वाले हादसों को रोकने के लिए रेल मंत्रालय लगातार सिस्टम और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने पर काम कर रहा है। 10,000 locomotives are right now being fitted with Kavach, and about 15,000 kilometers of track side, the track side fittings, those are being done. Telecom towers are being installed. Cameras are being installed on the front of the locomotives. All these very meticulously thought through features, meticulously thought through, going to the root cause. Every time we try to find the problem and go to the root cause so that we solve the root cause and then that problem should not recur again. That is the thought process we are adopting every day. और अब बात महाकुंभ से जुड़ी हुई।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष कुंभवाणी चैनल FM 103 का लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। आकाशवाणी का मकसद दूर दराज में रह रहे लोगों के लिए महाकुंभ का आंखों देखा हाल पहुंचाना है। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा जो कुंभ में भाग लेने के लिए प्रयागराज नहीं जा सकेंगे। देश के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती की ये पहल न केवल भारत में आस्था की ऐतिहासिक परंपरा को बढ़ावा देगी बल्कि श्रद्धालुओं को महत्वपूर्ण जानकारी देगी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का घर बैठे अनुभव करवाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसार भारती को धन्यवाद देते हुए कहा कि हर बार प्रसार भारती ने महाकुंभ की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रसार भारती के चेयरमैन डॉक्टर नवनीत कुमार सहगल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। समय की इस प्रतिस्पर्धा के अनुरूप अपने आप को तैयार करना और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पे कनेक्टिविटी के इश्यू होते हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस थे। उन चैलेंजेस को भी ध्यान में रखते हुए FM चैनल ने, प्रसार भारती के FM चैनल ने 2013 में भी, 2019 में भी और आज जब महाकुंभ के इस आयोजन के हम साक्षी बन रहे हैं, इस अवसर पर भी कुंभवाणी के नाम पर इस विशेष FM चैनल को यहां पे शुभारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रसार भारती को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने महाकुंभ की कवरेज को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि महाकुंभ से जुड़े डिटेल्ड कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष तौर से टीमें तैयार की गई। स्थिति की पूरी कवरेज के लिए 40 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। उनका लक्ष्य है एक डिजिटल, स्वच्छ और भव्य दिव्य कुंभ का आयोजन, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रसार भारती विशेष प्रयास कर रहा है। हमारे दोनों, जैसे ये कुंभवाणी का रेडियो चैनल है, इसके साथ साथ हमारा जो DD नेशनल है और DD न्यूज़ है, वो लगातार इसको पूरे कुंभ को, पूरे जो विभिन्न स्नान के उत्सव हैं और जो कुंभ क्षेत्र में अखाड़ों द्वारा जो विभिन्न आयोजन होते हैं, उन आयोजनों को भी उनका सजीव प्रसारण और उनका जो है रिकॉर्डेड प्रसारण दोनों तरह से वो पूरे कुंभ के समय में चलाता रहेगा। हमने विशेष टीमें लगाई हैं, 4 से अधिक प्रोडक्शन सेंटर और सुविधाएं यहाँ सृजित की हैं ताकि इस सनातन परंपरा को पूरी दुनिया तक पहुँचाया जा सके। और वहीं महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खास प्रबंध किए हैं। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने खास बातचीत की है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से दिव्य और खास रहने वाला इस बार का महाकुंभ? देखिए, दिव्य, भव्य, सुरक्षित, स्वच्छ और डिजिटल और हरित और हर प्रकार से व्यवस्था के दृष्टिकोण से श्रेष्ठतम महाकुंभ 2025 होने जा रहा है और इसको लेकर के प्रयागराज ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश में ही नहीं, दुनिया भर में उत्साह है। सबका यहाँ पर स्वागत है। प्रयास यही है कि किसी भी हमारे कुंभ यात्री को किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, रेल, सड़क या हवाई मार्ग इधर से भी आना चाहे ना होने पावे, बढ़िया से स्नान कर पावें, आराम से घाटों तक पहुंच पावें, डुबकी लगावें और सकुशल वह वापस जा पावे। इसका सारा प्रबंध सरकार की ओर से किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो कुशल नेतृत्व है, उनका जो मार्गदर्शन है, उनका जो दिशा निर्देश है, उसके क्रम में हम लोग उत्तर प्रदेश में लगातार काम किए हैं और काम करने का परिणाम 2019 का शानदार कुंभ, अर्ध कुंभ संपन्न हुआ है और 2025 का महाकुंभ जो 144 वर्ष बाद यह संयोग आने वाला है, इसकी तैयारियां चल रही हैं। 144 वर्ष बाद आ रहा है तो इसीलिए कह रहे हैं बेहद खास भी है और कई सारे अनुभव रहे हैं। तो
कुछ खास बातें जो बहुत चर्चा में, जो कहा जा रहा है कि 40 करोड़ से ज़्यादा, तकरीबन 45 करोड़ लोग आएंगे और एक दिन में 10 करोड़ लोग आए, इसकी भी व्यवस्था, उतने घाट बनाए गए उस तरह से। यहाँ जो विशेष पर्व होते हैं उस पर्व में लोग तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए भी कुंभ स्नान करना चाहते हैं, चाहे वह पौष पूर्णिमा हो, चाहे मकर संक्रांति हो, चाहे फिर मौनी अमावस्या हो, चाहे बसंत पंचमी हो। लेकिन यहाँ कुंभ के दौरान हर दिन का महत्व है और तमाम कठिनाइयों का सामना करके भी लोग कुंभ के दौरान वहाँ स्नान करेंगे। कई लाख कल्पवासी हैं जो एक साल अनुष्ठान शुरू करते हैं, 12 साल में उनका अनुष्ठान पूरा होता है, तो वो पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक यहाँ कल्पवास करके अपना अनुष्ठान संपन्न करते हैं, स्नान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करते हैं। सर, अखाड़ों के लिए एक विशेष पथ बनाया गया है, क्या सोच रही होगी कि कोई दिक्कत न हो? प्रयास यही है कि कहीं पर भी न तो तीर्थयात्रियों को, न पूज्य साधु संतों को, न अखाड़ों को, किसी को कोई असुविधा ना हो। सब बातों को ध्यान में रख करके जितना अच्छा से अच्छा किया जा सकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हम लोग कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे जो आना चाह रहे हैं? श्रद्धालुओं से कहेंगे एकदम श्रद्धापूर्वक आवें, सुव्यवस्थित ढंग से आवें, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आवें। मेला उनके स्वागत के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। उनका कहना है कि मेला सभी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। और वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की है, इसे लेकर सुनाते हैं आपको उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की बातचीत की एक खास अंश। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में सारी तैयारियां हो चुकी हैं और हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके साथ है। आप लगातार अस्पताल का दौरा कर रहे हैं ब्रजेश पाठक जी, क्या व्यवस्थाएं की गई इस बार खास? स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के महाकुंभ में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। एक सेंट्रल हॉस्पिटल जो 100 बेड का है, इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण जगहों पर अस्पताल बनाए गए हैं जो लगभग 23 हैं। इसके अलावा 125 एम्बुलेंसेज, 7 वाटर एम्बुलेंसेज, एयर एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया है। आसपास के सभी अस्पतालों के, जो बड़े अस्पतालों के बेड्स को आरक्षित किया गया, जिनकी संख्या लगभग 6000 है। गंभीर रोगों से निपटने के लिए आसपास के सभी कैथ लैब से हमने MOU साइन किया है। किसी भी स्थिति निपटने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। मेला जो स्थल है, मेला वहाँ पर परिसर में जो अस्पताल बनाया गया, उसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं? में सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, ICU भी है और हमारी बहनों के लिए जो प्रसव की व्यवस्थाएं भी, अभी 3 बच्चों का जन्म अस्पताल में हो चुका है, जिनका कुंभ और गंगा इस प्रकार का नाम रखा गया है। और जो गंभीर रोगी हैं उनकी भी सारी व्यवस्था हमारे पास है। एक और सवाल हम जब कुंभ आते हैं तो बड़ी संख्या में नेत्र सर्जरी होती है, उसके लिए देखिए तो संस्थाएं आगे आती हैं। एक बहुत बड़ा नेत्र चिकित्सालय, नेत्र कुंभ का भी आगाज गत वर्षों की बात हो रहा है। विचार परिवार नेत्र कुंभ बहुत लंबे समय से महाकुंभ परिसर में लगाता रहा है, पिछली बार भी लगा था और इस बार बड़ी संख्या में नेत्र रोगियों को निःशुल्क इलाज मिलेगा। बड़ी संख्या में मोतियाबिंद के ऑपरेशन होंगे तथा अन्य जो नेत्र के विकार हैं उनको भी व्यवस्थित ढंग से इलाज करने का काम नेत्र कुंभ के माध्यम से किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। उनका कहना है कि पूरी तैयारी की गई है स्वास्थ्य सुविधाओं का जहां तक सवाल है महाकुंभ 2025 में, और साथ ही साथ जो आसपास के अस्पताल हैं उनको भी जोड़ा गया है प्रयागराज शहर के, और उस लिहाज से भी पूरी तैयारी चाक चौबंद की गई है महाकुंभ के मद्देनजर। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। सनातन धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व माना जाता है और इस बार महाकुंभ का शुभ संयोग 144 वर्षों के बाद बना। क्या है ये शुभ संयोग और इसका क्या महत्व है, इसे लेकर वैष्णवों के सबसे बड़े संप्रदायों में से एक रामानंदी संप्रदाय के संत अरुण दास से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। महाकुंभ 2025 के लिए देश भर से साधु संतों का जमावड़ा हो रहा है प्रयागराज में। हमारे साथ रामानंदी संप्रदाय के संत अरुणदास जी महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, आपके संप्रदाय के लिए कितना महत्व रखता है ये महाकुंभ, क्या भूमिका रहती है? आज जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने एक बात आरंभ में कही कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय।
क्योंकि रामानंदा संप्रदाय का मूल ही यही है कि हम लोग जात पात में नहीं जाते, जो भगवान का भजन करता है वो भगवान का ही होता है। और यहाँ इस प्रयाग की धरती पर रामानंदी संप्रदाय जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेवा के भाव से ही आता है और भजन करते हैं अपना, और ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए अग्रसर होते हैं। श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं संगम स्नान के लिए, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सनातन के लिए तो आप कहें सबसे बड़ा मेला है ये महाकुंभ। देखिए, सनातन के लिए सबसे बड़ा मेला है और पूरे हिंदू समाज के लिए भी बड़ा मेला है। जो लोग सनातनी हैं, चाहे आर्य समाजी हैं, चाहे और विनम्र अलग अलग पंथों को मानते हैं, लेकिन है तो वो मूल रूप से सनातनी, क्योंकि वो भगवान का भजन करते हैं। तो ये जो मेला है ये 12 वर्षों के बाद आता है और अब की बार तो ऐसा योग बन रहा है कि 12 पूर्ण कुंभ होने के पश्चात ये महापूर्ण कुंभ हो रहा है, जो 144 वर्षों के बाद इसका योग यहाँ बन रहा है। और यहाँ जब हमारे वैष्णव संप्रदाय पूरा आके यहाँ बैठता है तो ही मेले का प्रारूप बनता है, क्योंकि जितना भी वैष्णव संप्रदाय है वो केवल और केवल सेवा भाव से ही, वो कोई ऊंच नीच नहीं देखता, कोई धनंडे नहीं आते। अगर यहाँ कोई धनंडे भी आया है तो वो भी उस सेवा में लगा है। महाराज जी, जब महाकुंभ होता है तो अक्सर चर्चा होती है कि अमृत स्नान की जो तारीखें हैं, आप मौनी अमावस्या को हम देखते हैं बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो इसका क्या महत्व है, अगर थोड़ा सा बताएं दर्शकों को, लोग जाने। देखिए, जब सागर मंथन हुआ, देवताओं और असुरों ने मिलकर इस सागर को मथा और मथने के पश्चात अनेकों अनेक रत्न निकले, हलाहल भी निकला और उसके पश्चात अमृत भी निकला। और जब अमृत निकला तो देवताओं और असुरों के बीच के अंदर विवाद उत्पन्न हो गया कि अमृत का पान पहले हम करेंगे। उसी के लिए गरुड़ भगवान जब उस कलश को लेकर चले तो जहाँ जहाँ वो बूंदें गिरी वहाँ वहाँ उस योग के अंदर कुंभ का आयोजन किया जाता है। महाराज जी बता रहे थे कि किस तरह से जो एक महाकुंभ का महत्व है, सभी जो सनातन से जुड़े लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय से, अलग अलग जो पंथ को मानने वाले हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है महाकुंभ का ये मेला, चूँकि सेवा भाव से न केवल साधु संत बल्कि श्रद्धालु महाकुंभ में आते हैं संगम का स्नान करने। कैमरामैन मुर्मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। और महाकुंभ में देश के 13 प्रमुख अखाड़े शोभा बढ़ाएंगे। सभी 13 अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान के दौरान पवित्र नदियों में आस्था की डुबकियां लगाएंगे। इन्हीं 13 प्रमुखों और प्रमुख अखाड़ों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, जिनके महंत से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। महाकुंभ मेले 2025 में तमाम अखाड़े पहुंच चुके हैं और हम बातचीत करने जा रहे हैं पंचायती अखाड़ा उदासीन के संत जी से। सर, ये जो उदासीन अखाड़ा है इसकी क्या परंपरा रही है, थोड़ा सा बताएं दर्शकों। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन जो है अखाड़ा उसको बोलते हैं, जो एक संप्रदाय है और एक दर्शन को लेकर के जो समाज चलता है, उस दर्शन से जुड़े हुए संप्रदाय का प्रतिनिधित्व जो संस्था करती है उसको हम अखाड़ा बोलते हैं। कुंभ है, अखाड़ों के संतों के लिए महाकुंभ का क्या महत्व है? हम सनातन धर्मावलंबी के लिए तो जानते ही हैं कि दुनिया भर से तमाम लोग आते हैं, अखाड़ों के संतों के लिए इस महाकुंभ का क्या महत्व? अखाड़ों ने ही इस पंथ की परंपरा को, यहाँ विदेशी आक्रांताओं के आने के बाद भी कुंभ की जो विशिष्ट हमारी परंपरा थी और सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा पर्व होता है कुंभ मेला, इसको संरक्षण करने में और बचाने में अखाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इसका क्योंकि संरक्षण करना कुंभ मेले का और इसकी गरिमा को बढ़ाना और इसकी परंपराओं को बचाए रखना इसलिए आवश्यक था कि ये समाज को जोड़ने का एक उपक्रम है। आम लोग जो कुंभ आना चाहते हैं या जो सनातन धर्मावलंबी हैं देश विदेश से, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जब पहला जो अमृत स्नान है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 13 तारीख। आम लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कुंभ मेला अपने आप में एक बहुत ही पवित्र और दिव्य शब्द है, तो स्वाभाविक रूप से कुंभ मेले में आप आएँ तो जो भी आपका समाज में रुतबा है, स्टेटस है, उसको अपने घर पर ही रख कर के आएँ। इस संकल्प को लेकर के ही सभी लोग कुंभ मेले में आएँ,
कि हम एक हैं, नेक हैं और राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। बहुत अच्छी बात कही है संत जी ने कि जब जीवन सुंदर बनेगा तो समाज सुंदर बनेगा, और जब समाज सुंदर बनेगा तो राष्ट्र सुंदर बनेगा। इस पूरे महाकुंभ मेले की जो परंपरा है उसको पुनर्जीवित करने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम, उसको सुसज्जित करने का काम अखाड़ों ने ही किया है। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। प्रधानमंत्री ने हाल ही में एंटरप्रेन्योर निखिल कामत को एक इंटरव्यू दिया। जेरोधा के को फाउंडर निखिल की पॉडकास्ट सीरीज पीपल बाय WTF पर प्रधानमंत्री का ये पहला पॉडकास्ट सामने आने वाला है। इस इंटरव्यू का ट्रेलर भी शेयर किया गया जो जमकर वायरल हो रहा है, और इस ट्रेलर में कामत ने पीएम से सवाल भी किए कि अगर किसी युवा को राजनीति में आना है और उसको नेता बनना है तो उसके अंदर ऐसा कोई हुनर है जो आप परख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस पर कहा कि राजनीति में निरंतर अच्छे लोग आते रहने चाहिए, मिशन लेकर आए, महत्वाकांक्षा लेकर नहीं। प्रधानमंत्री से निखिल कामत की बातचीत का ये पॉडकास्ट जल्द सामने आएगा। फिलहाल इसका ट्रेलर चर्चा में है, आप भी देखिए ये ट्रेलर। मैं आपके साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ, आई फील नर्वस। इट्स अ टफ कॉन्वर्सेशन फॉर मी टू हैव। एक तो मेरे लिए पॉडकास्ट पहली बार हो रहा है, पता नहीं ये कैसा जाएगा आप लोगों को, आपके दर्शकों को। Along the way today we will try to draw parallels between politics and entrepreneurship. इन दोनों में से बहुत सारी ऐसी similarities हैं जिसके बारे में किसी ने अब आज तक बातें नहीं की है। तो सर मुझे माफ कीजिए अगर मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं हो। हम दोनों की ऐसे ही चलेगी। अगर किसी युवा को आज पॉलिटिशियन बनना है तो उसमें ऐसी कोई टैलेंट्स है जो आप परख सकते हैं? ऐसे राजनीति में निरंतर अच्छे लोग आते रहने चाहिए, मिशन लेकर के आए, एम्बिशन लेकर के नहीं। जब मुख्यमंत्री बना मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता थोड़ा। ऐसा लग रहा है कि आज पूरी दुनिया वॉर की तरफ चल रही है। Should we be worried about what is happening in the world? इस क्राइसिस के समय हमने लगातार कहा है कि हम न्यूट्रल नहीं है, और लगातार कहता हूं मैं शांति के पक्ष में हूँ। और सर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एज पीएम आपका सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से कैसे अलग था? पहली टर्म में तो लोग मुझे भी समझने की कोशिश करते थे और मैं भी दिल्ली को समझने की कोशिश कर रहा था। पहले और दूसरे टर्म में As somebody who grew up in a South Indian middle class family, बचपन से ये कहा गया था पॉलिटिक्स इज अ डर्टी प्लेस। ये इतना इनग्रेन हो गया हमारी साइकी में कि ये बदलना बहुत मुश्किल है। तो हम जैसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे? कि अगर आप जो कह रहे थे वही होते तो आज आप यहाँ नहीं होते। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां के तिरुपति जिले के तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर वैकुंठ एकादशी महोत्सव के अवसर पर जगमग दिखाई दे रही है और श्री वेंकटेश्वर मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों के साथ सजाया गया है। तमिलनाडु में वैकुंठ एकादशी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। रानीपेट में वैकुंठ एकादशी के अवसर पर भक्तों ने श्री प्रसन्ना वेंकटेश पेरुमल मंदिर में पूजा अर्चना की। लोग भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं। वहीं मदुरई में परमपद वासल खोला गया और भगवान नाम पेरुमल को एक जुलूस में ले जाया गया।
त्रिची में भी वैकुंठ एकादशी उत्सव के अवसर पर परमपद वासल के उद्घाटन में बड़ी संख्या में भक्त यहां इकट्ठा हुए। वहीं श्रीरंगम मंदिर में भी आस्था का सैलाब उमड़ आया। और अब बात अयोध्या की। कल 11 जनवरी को राम मंदिर की वर्षगांठ पर प्रतिष्ठा द्वादशी के अंतर्गत होने वाले विविध आयोजनों को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने वहां का जायजा लिया, आइए आपको दिखाते हैं। अगर आप श्री धाम अयोध्या आ रहे हैं तो भगवान श्री राम लला के दर्शन के लिए तो जरूर ये आएंगे और ये समझना जरूरी है कि ये जो स्थान है तीर्थ यात्री सेवा केंद्र का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आप इस तरह की सेवा देख रहे हैं। आप यहाँ देखिए जिस तरह से ये व्हील चेयर सर्विसेज हैं आपको यहीं से मिलेंगी। जो लोग भगवान श्री राम के खुद पैदल चल के दर्शन नहीं कर सकते हैं उनको व्हील चेयर की जो सुविधा है वो यहाँ पे मिलती है। आपको मात्र 150 रुपए का शुल्क चुकाना होता है और यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हैं वो है सुगम दर्शन की लाइन। इस सुगम दर्शन भी बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना होता है, लेकिन जो उसकी सीट्स हैं बहुत ही लिमिटेड हैं, यानी 40 से 45 सीट्स होती हैं सुबह मंगला आरती की, श्रृंगार आरती की और बाद में शयन आरती की। तो आपको इस लाइन में लग करके केवल सुगम आरती का पास अपना आधार कार्ड दे करके बनवाना होता है और उसमें आपको समय मिल जाता है कि आप जाकर के भगवान की आरती का दर्शन कर सकते हैं। 11, 12, 13 3 दिन जब द्वादशी प्रतिष्ठा द्वादशी का जो कार्यक्रम है उसके लिए कोई भी वीआईपी पास नहीं बनेंगे, ये सरकार पहले ही कह चुकी है। तो ये जो लाइन लगी हुई है आज की शयन आरती की है, 40 से 45 लोग यहाँ के जो सबसे पहले आओ पहले पाओ की नीति पर जो पहुंच जाएंगे उनको मिल जाएगा, भगवान जिनको बुलाएंगे वो पहुंच पाएंगे। और उसके बाद जब आप यहां से सुगम पास बनवा लेते हैं तो आपको एक विशेष लाइन है जो कि सबसे दाएं तरफ की लाइन है, उसमें ये जो व्हील चेयर वाले हैं, व्हील चेयर के जो दर्शनार्थी हैं आप देख रहे होंगे वहां से, वो विशेष लाइन से ले जाया जाता है जिनके लिए बहुत कम भीड़ होती है। आप अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ आ रहे हैं तो आपको इसी यात्री सुविधा केंद्र में आना होगा और यहाँ से आप व्हील चेयर का शुल्क दे करके अपने माता पिता को आराम से स्पेशल लाइन से ले जा करके दर्शन करा सकते हैं और कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भगवान श्री राम के सुगम दर्शन की पूरी व्यवस्थाएं ट्रस्ट की ओर से की गई हैं। कैमरामैन शिव सुमन के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्री अयोध्या धाम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज गवर्नेंस में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। लंदन में मीडिया से बात करते हुए ओम बिरला ने कहा कि ये भारत के लिए अपनी जीवंत लोकतांत्रिक प्रणाली को लोकतंत्र की जननी और अपनी संसदीय प्रणाली की 75 साल की यात्रा को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। आज दुनिया के अंदर भारत आर्थिक रूप से सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ देश है। मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी भारत बहुत बड़ा हब बनने वाला है और सामाजिक रूप से भी और वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए भी भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश में बड़े परिवर्तन किए हैं, बड़े निर्णय किए हैं। आज दुनिया के देश भारत की ओर देख रहे हैं। भारत वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए प्रयास कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए भी भारत का नेतृत्व तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब बात खेलों से जुड़ी हुई। देश की मिट्टी से शुरू हुआ खेल खो खो अब मैच पर आ चुका है। वहीं पहली बार आयोजित हो रहे खो खो विश्व कप का आगाज इसी महीने की 13 तारीख से होगा, जिसमें दुनिया भर से 39 टीमें पदक के लिए स्पर्धा करती हुई नजर आएंगी। देखते हैं खो खो वर्ल्ड कप का ये एंथम। भारत और आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है और पहला मुकाबला आज राजकोट में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मैच में नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर के बिना उतरेगी। उनकी गैरहाजिरी में स्मृति मंधाना को कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं इस मैच में भारत की तेज गेंदबाज रेणुका को भी आराम दिया गया। भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार द्विपक्षीय सीरीज में आयरलैंड के सामने होगी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि देश की मिट्टी से शुरू हुआ खेल खो खो अब मैच पर है और पहली बार जो ये खो खो का विश्व कप
का आगाज 13 तारीख से होना। उसमें दुनिया भर से 39 टीमें हिस्सा लेंगी और स्पर्धा करती नजर आएंगी। एक बार दिखाते हैं आपको खो खो से जुड़ा हुआ ये एंथम। वर्ल्ड का पहला खो खो वर्ल्ड कप हो रहा है 2025 में भारत की मिट्टी पर। जब वर्ल्ड जुड़ेगा तब इंडिया उड़ेगा। द वर्ल्ड गोस खो। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।